आपने भारत के मीडिया को देखा होगा, वहाँ के न्यूज़ चैनल को देखा होगा, उनके एंकर्स को देखा होगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो इतना चिल्ला चिल्ला कर बात क्यों करते हैं। वो शांति से न्यूज़ चैनल पर क्यों नहीं बोल सकते। शायद उन्हें लगता होगा कि भारत के लोग बहरे हैं। और उसी समय वेस्टर्न मीडिया जैसे CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग ये अपना खुद का नैरेटिव सेट करने में बैठे। इन शॉर्ट कहे तो ये लोग कभी स्टोरी नहीं बताते, ये स्टोरीज बनाते हैं जिससे कई कंपनीज और कई देश बर्बाद हो चुके हैं। और इन्होंने खासकर वर्षों तक भारत को कम आंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने अपना नैरेटिव खुद सेट किया है, खासकर उन्हीं मीडिया हाउसेस के लिए। आखिरी बार आपने कब देखा था CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिर्फ 48 घंटों में भारत के बारे में अपनी कवरेज जल्दबाजी में बदल दी हो? आखिरी बार कब वेस्टर्न मीडिया एलिट्स ने किसी प्रधानमंत्री से मुलाकात पाने के लिए रिक्वेस्ट की हो? क्या कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं, अब तक नहीं। 1 फरवरी 2026 को कहा जा रहा है कि भारत ने एक जियोपॉलिटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह पैनिक मोड में चली गई। ये सिर्फ एक न्यूज़ साइकिल नहीं था, ये लगभग एक हॉस्टेज सिचुएशन जैसा लग रहा था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत ने कैसे अपने वेस्टर्न नैरेटिव्स मशीन को अपनी ताल पर नचाया। 1 फरवरी 2026 को ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया और सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने पिछले 80 सालों से वैश्विक व्यापार पर कर रही वेस्टर्न इकोनॉमिक असम्पशन को एक एक करके तोड़ दिया। उन्होंने ग्लोबल साउथ के साथ भारत का नया ट्रेड फ्रेमवर्क घोषित किया। उसमें था कि हम लोग डॉलर्स में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, IMF की कोई ओवरसाइट हम पर नहीं चलेगी और नो वेस्टर्न बैंकिंग इंटरमीडियरीज इसमें शामिल नहीं होगी। जो भी ट्रेड होगा लोकल करेंसीज में होगा, जो भी बायलैटरल ट्रेड होगा वो डिजिटल रूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, जिसमें स्विफ्ट सिस्टम एक लिटरली पुराने रोटरी फोन जैसे लग रही है। और यहीं से उनकी नज़र में असली खतरा शुरू हुआ। 12 घंटों के भीतर ब्राज़ील से लेके इंडोनेशिया तक, नाइजीरिया से लेके वियतनाम तक 23 देशों ने इस फ्रेमवर्क का समर्थन किया और वो इसमें शामिल हो गए। 24 घंटों में डॉलर इंडेक्स 3.7% से गिर गया। 48 घंटों में CNN का इंटरनेशनल एडिटर नई दिल्ली पहुंचा और उसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए थी, मिली नहीं मिली। 2 फरवरी CNN ने हेडलाइन दी, इंडियाज बोल्ड मूव रेजेस क्वेश्चंस अबाउट ग्लोबल स्टेबिलिटी। मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया की ये जो बोल्ड मूव है ये एक सवाल पैदा करती है। लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये कहना था कि हम घबराए हुए हैं लेकिन खुलकर नहीं कह सकते। 3 फरवरी को फाइनेंशियल टाइम्स ने यह लिखा कि द वेस्ट मस्ट एंगेज विद इंडियाज न्यू इकोनॉमिक विजन। एक्चुअली उनको ये कहना था कि हम भी मान गए हैं और हमें भी इसमें अब शामिल कीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। 4 फरवरी को BBC ने इंडिया द इंडिस्पेंसेबल नेशन नाम का एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। वही BBC जिसने 2023 में मोदी जी पर 17 हिट पीसेस किए थे, सारे निंदाजनक भारत पर और मोदी जी पर। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये उच्च स्तर की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। मोदी जी ने रिस्पेक्ट मांगा नहीं, उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई कि अब आप आगे चल के भारत का अपमान नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ये आपके लिए फाइनेंशियल सुसाइड बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइनेंशियल सुसाइड मीडिया हाउस के लिए कैसे बनेगा। ये जो भी इकोनॉमिक बोल्ड स्टेप भारत ने ली है उससे इन मीडिया हाउसेस को क्या फ़र्क पड़ता है और इनको क्या आगे चल के फाइनेंशियली नुकसान होगा अगर ये भारत के साथ नहीं जुड़े ढंग से। ये पहली बार नहीं था, ये बार बार हुआ है। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत पर सैंक्शन लगे, लेकिन भारत उससे भी उभरा और उसने अपना टेक सेक्टर डेवलप किया। 2014 में मोदी जी जीते। वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें कंट्रोवर्शियल कहा और बार बार कहते रहे, लेकिन आज फिर भी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2023 में BBC डॉक्यूमेंट्री के बाद जो उन्होंने 17 बार भारत को
और मोदी जी को सिर्फ निंदा के रूप से देखा था और वही कवरेज चलाया था, उनके ऑपरेशंस पर भारत में लिमिटेशन लगाई गई। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकते, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखा सकते। इसी के वजह से एशिया में बीबीसी की क्रेडिबिलिटी नीचे आ गई। लेकिन 2026 थोड़ा अलग था। इस बार भारत ने पहले ही नैरेटिव बदलने की क्षमता उनके हाथ से छीन ली। वो हमेशा ऐसे ही करते थे, खुद का नैरेटिव बनाते थे, खुद का कवरेज चलाते थे, भारत की इमेज को क्षति पहुंचाते थे और उन्होंने काफ़ी सालों तक ये किया। लेकिन इस बार 2026 में भारत ने सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी। 2026 में भारत 1.45 अरब ग्राहकों का मार्केट है। इस बात को उनको समझना ज़रूरी है। 7.8% जीडीपी ग्रोथ हमारी आज की तारीख में चल रही है, ये बात उनको समझना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, इस बात को उनको समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केट, ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज़, दूसरी ओर ये बात इनको समझनी जरूरी है। और दूसरी ओर CNN की व्यूअरशिप 32% से नीचे गिरी। उसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टाफ कम किया, उसी वक्त ब्लूमबर्ग को एशियन मार्केट एक्सेस की ज़रूरत है। मोदी टीम ने एक नया इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बनाया जिसमें वेस्टर्न ओवरसाइट नहीं था। अब अफ्रीका के डील पर अगर आपको रिपोर्ट करनी होगी तो CNN को भारत की ज़रूरत तो है। साउथ ईस्ट एशिया पर कवरेज चाहिए तो बीबीसी को भारत के संबंध अच्छे रखने होंगे। और डिजिटल रुपीज डेटा अगर आपको चाहिए तो ब्लूमबर्ग को न्यू दिल्ली के साथ तालमेल बिठाना होगा। आप हमेशा हमारी निंदा ही करते रहेंगे, आप हमेशा हमारे लिए निगेटिव ही बात करते रहेंगे और उसके बाद भी आप चाहेंगे कि हम आपको सारी चीज़ें देते रहें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये इंसेंटिव सिस्टम का बदलाव था। भारत के 28 बिलियन डॉलर्स की एडवर्टाइजिंग मार्केट पर इनकी नज़र है। अपनी भारत की जो एडवर्टाइजिंग की जो क्षमता है, एडवर्टाइजिंग में भारत करीब करीब 28 बिलियन खर्च करता है। मैं आपको बताता हूँ कि 1 बिलियन मतलब कितना होता है। 1 बिलियन मतलब होता है करीब करीब 9,000 करोड़ रुपीज़। ऐसे 28 बिलियन, इतनी एडवर्टाइजिंग मार्केट अपने भारत में आज मौजूद है और इसी पे इनकी नज़र है। लेकिन भारतीय ग्राहक समझदार है, वो कहते हैं कि आप कवरेज में अगर सिर्फ भारत की निंदा करोगे, हमारे प्रधानमंत्री की निंदा करोगे, हमारी पॉलिटिक्स की निंदा करोगे और हमारी सिर्फ गरीबी को दिखाओगे, हमारे भूखे नंगे लोगों को दिखाओगे, तो हम आपके ब्रांड को ख़त्म कर देंगे। जिसने भी हमारे साथ किया, चाहे देशों ने हो, हमने उनका ब्रांड ख़त्म करने की ही कोशिश की है। हम लोग अगर देश ख़त्म कर सकते हैं तो हम आपको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये क्लियर मैसेज वेस्टर्न मीडिया हाउस को पहुंच गया। मोदी जी ने मल्टीपोलर वर्ल्ड का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उसको गति दी। यूएस पर आज की तारीख में 34 ट्रिलियन का कर्ज है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस में है, चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस में है और भारत युवा आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है, डिजिटल डोमिनेंस है। यह है भारत, यह है आज का भारत। दिल्ली डिक्लेरेशन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जो देश इस फ्रेमवर्क में शामिल होगा उससे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फार्मा सप्लायर चेन में प्रायोरिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और क्यों देंगे? यानी ग्लोबल साउथ के लिए भारत वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO जैसी भूमिका निभाएगा। ये सिर्फ आर्थिक नीति नहीं है, वैश्विक शक्ति संतुलन का पुनर्गठन है। वेस्टर्न मीडिया को पॉजिटिव कवरेज करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके कॉरपोरेट हित भारत में प्रवेश करना चाहते हैं और उनको वो 28 बिलियन एडवर्टाइजिंग बजट पे नज़र है। अगर अगले 6 महीने में इसमें शायद हो सकता है इस फ्रेमवर्क में 40 देश और शामिल हो, यानी कि ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा घटेगा। वेस्टर्न मीडिया भारत पर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म फॉर्म फ्यूचर करेगी ही करेगी। यूएस को भारत के साथ फेवरेबल बायलैटरल ट्रेड डील्स करनी ही पड़ेगी और कई कंपनियां चाइना की जगह भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब चुनेगी। ये स्पेकुलेशंस नहीं, ये मैं अपने दिल से अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कोई इमोशनल होके भी नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे पास तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्फिडेंस है और इसी के आधारित ये पॉसिबिलिटीज़ है। 70 साल की वेस्टर्न मीडिया 48 घंटों में इस चीज़ को देख के हिल गई।
दशकों तक वेस्टर्न मीडिया ने ग्लोबल साउथ को गरीबी के लेंस से दिखाया, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने भारत के भूखे नंगे लोगों को दिखाया, उन्होंने झोपड़पट्टियाँ दिखाई, कभी भी भारत की क्षमताओं को नहीं दिखाया, उन्होंने भारत के चैलेंजेस को दिखाया। क्यों ऐसे निगेटिव भारत के बारे में आपने बार बार क्यों कहा? लेकिन भारत ये सब याद रखता है और भारत इसी से उठता है, इसी से उसको ऊर्जा मिलती है और इसी से वो अपने आप को डेवलप करता है। दिल्ली डिक्लेरेशन कोई इमोशनल प्रतिक्रिया नहीं है, ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। भारत ने वेस्टर्न मीडिया से कोई बहस नहीं की, वैसे भी अपने मोदी जी किसी भी मीडिया के साथ बहस नहीं करते, ना वेस्टर्न मीडिया के साथ और स्पेशली इंडियन मीडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन मीडिया को तो जैसे मैंने पहले कहा चिल्ला चिल्ला के बात करने की आदत है। उनको ऐसे ही लगता है कि जब तक कि हम चिल्ला के बात नहीं करेंगे भारत के लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी, शायद इसीलिए मोदी जी इनके साथ बात नहीं करते। उन्होंने इस चीज़ को ऐसा अप्रासंगिक बना दिया कि जब तक आप विनम्र होके हमारे पास नहीं आएंगे, पोलाइट होकर हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक आप हमारे भागीदार नहीं हो सकते। हम आपको किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना आपको भारत में आके पैसा कमाने देंगे। अब सवाल आपके लिए ये है कि वेस्टर्न मीडिया का भारत के प्रति ये प्रेम अचानक असली है या सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि अगले चरण में भारत की वैश्विक भूमिका कैसी होगी ये इसी बात पर निर्भर करता है। भारत, मैं वापस कहता हूँ, भारत सारी चीज़ों को याद रखता है, उसी से इंस्पिरेशन लेता है, उसी से उसको एनर्जी मिलती है और उसी से उसके बाद वो खड़ा होता है। और भारत की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। रिवॉल्यूशन स्टीम होगा, आप सिर्फ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।